हेलो नेट एस्पिरेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम अपनी दिसंबर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी हम अपनी नई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे साथ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो आज हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट बाय ब्यूरो द्वारा दिया गया है नेट का सिलेबस। हमारा मेन जो है इकोनॉमिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज, और फर्स्ट पेपर का जो है हमारा उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपना इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि कितनी यूनिट आती हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है और कैसे कैसे हमें इसको टारगेट करना है, कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट जहाँ से हर बार एनटी क्वेश्चन पूछता है। क्या इसके लिए हमें किसी बैच की ज़रूरत है या सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा? यूट्यूब पे कौन कौन से अच्छे सोर्स हैं, इन सब तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम ओनली इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, उसका सिलेबस क्या है, उसको गो थ्रू करेंगे। उसके बाद हम अपनी आगे की रणनीति को तैयार करेंगे कि हम अपना एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो हमारा जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका कोड है 01, मतलब 1 कोड पे आता है हमारा इकोनॉमिक्स। और हमारे इकोनॉमिक्स में 150 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 50 आते हैं वो हमारे फर्स्ट पेपर से आते हैं और 100 हमारे जो इकोनॉमिक्स है इससे आते हैं। हर क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन है तो 200 नंबर की हमारी इकोनॉमिक्स आती है और 100 नंबर का पेपर फर्स्ट आता है और टोटल हमारा 300 नंबर का हमारा पेपर रहता है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर भी चेंज कर सकते हो कि हिंदी में करें या इंग्लिश में। जब कोई बच्चा स्टार्टिंग में करने लगता है प्रिपरेशन तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना और आपके हर सवाल का आपको आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है उसके लिए भी फीडबैक जरूर देना, आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक। फर्स्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमारे जो टॉपिक रहते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, मार्केट स्ट्रक्चर, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और इक्विलिब्रियम, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम एनालाइज, एफिशिएंसी क्राइटेरिया, पेरेटो ऑप्टिमिलिटी, कैल्डर हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल थ्योरम, सोशल वेलफेयर फंक्शन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजर्ड। ये हमारा यूजीसी नेट एनटीए ने सिलेबस दे रखा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं? माइक्रो और मैक्रो की जो हमारी वेटेज है वो हमेशा ज़्यादा ही रहती है। हमारी 10 यूनिट है, इसका मतलब ये नहीं कि हर यूनिट से 10 ही क्वेश्चन डालेगा, नहीं, एनटीए ऊपर नीचे कर देता है। किसी यूनिट को वो ज़्यादा एवरेज दे देता है। कभी कभी मैथमेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इंडियन इकोनॉमी से आ जाते हैं, कभी कभी माइक्रो मैक्रो से आ जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना कि एक यूनिट छोड़ना कुछ नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो तो करने ही करने उस यूनिट से। स्किप करने के बारे में आप बिल्कुल मत सोचना अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं। और जो जो इसमें मेंशन कर रखा है एनडीए ने हमारे सिलेबस में वो तो आप सबको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जहाँ से एनटीए क्वेश्चन पूछता है। उसी के लिए आपको एक अच्छे एजुकेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही आपको पीवाईक्यू को एनालाइज करके बता सकता है कि हमारी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और कहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि ये सब तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है कि हमारा पेपर हमें निकालना है। ओनली हमें पढ़ना नहीं है।
तो इसमें हमारे कहाँ से, एक हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स से हर बार क्वेश्चन बनता है, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से हमारा क्वेश्चन बनता है, पैरेटो ऑप्टिमलिटी बहुत ही फेवरेट्स जो टॉपिक होता है वो है एनटीए का, मार्केट स्ट्रक्चर से हर बार क्वेश्चन आता है, ओलिगोपोली मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन किसी से भी आ सकता है। गेम थ्योरी से हमारे ऐसे आते हैं कि मैचिंग में एक साइड हमारे जो थ्योरीज हैं वो देंगे, एक साइड हमारे प्रोपाउंडर, और हमें उन्हें मैचिंग करना होता है। कई बार क्रोनोलॉजी में भी आ जाता है कि कौन सी थ्योरी पहले आई थी, तो आप सबको बहुत ही डिटेल में ये करना है। गेम थ्योरी से क्वेश्चन आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कर्व से आता है, कंज्यूमर बिहेवियर ऑर्डरिंग थ्योरी, और हमारी जो भी थ्योरी हैं वे सब प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। तो हम हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम इसको ये देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। फिर हमारी सेकंड यूनिट आती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के कंसेप्ट एंड मेजरमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है नेशनल इनकम से। डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल और केंजियन अप्रोच, इन दोनों से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, एनटीए से बनता ही बनता है। कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट से हमारा क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बनता है। मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर यहाँ से पूछ लेता हो कई बार ये होता है कि अलग अलग हमारे जो मल्टीप्लायर हैं, बजट मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, तो वो बहुत सारे को मिक्स करके और फिर हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनती है। डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी की जो हमारी थ्योरी है उनको क्रोनोलॉजी में लगाना दे देगा कि कौन सी पहले आई थी कौन सी बाद में आई थी, तो इसे क्रोनोलॉजी में लगाओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बनता है हमारा सप्लाई ऑफ मनी, ISLM अप्रोच। यहाँ से कई बार तो 4 5 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ओनली इसी से भी बन जाते हैं कि फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी, मॉनेटरी रहेगी, क्या करेगी सरकार ने, टैक्स बढ़ा दिए तो IS करो कहाँ शिफ्ट करेगा। तो ये जो होता है ना कि मोस्ट फेवरेट, चाहे 7 स्टार दे दो इसको, वो वाला टॉपिक है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये हमारे एनटीए ने हमारे इतना सिलेबस मैक्रो इकोनॉमिक्स का दे रखा है। इससे अलग क्या आएगा वो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हमारा इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स करो, बिजनेस साइकिल्स, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक, ये हमारी क्लासिकल के साथ वो कंबाइन करके देता है। जैसे कि एक जो टॉपिक है उसको नहीं देगा, वो उसको कई के साथ रिलेट करके देता है। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को मनी बैंकिंग के साथ रिलेट कर देगा, तो 1 2 यूनिट को मिक्स करके, और जो हमारा थ्योरेटिकल जो अप्रोच होता है ना थिंकिंग वाला, कि सोच के फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करो फिर आप आंसर दो। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हमारे, जो प्रैक्टिकली सोच के बनाने वाले कि हमें अपनी सोच यहाँ तक ले जानी है कि कोई भी सिचुएशन दे दे एनटीए, उस पर हम अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकें। तो अप्लाई बेस ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। साइकिल से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, रेयर ही बनते हैं, इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। ये हमारा मैक्रो का ही पोर्शन थोड़ा रह गया था। नेक्स्ट 3rd यूनिट है हमारी स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी बहुत फेवरेट बनी हुई है। दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम था उसमें तो भर के पूछ रखा था इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स को। तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कई बार होता है कि हमें मैथ समझ में नहीं आता, नहीं, लेकिन नहीं, फिर भी हमारे कई ऐसे होते हैं टॉपिक जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, और जो इजी भी होते हैं हम उनको अप्रोच कर सकते हैं थोड़ा समझ के। अभी इसे प्रैक्टिस कर दोगे, अभी हमारे पास 5 मंथ है, अभी इसे प्रैक्टिस कर दोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें नहीं आ सकती। बस अपना 100% देना है, भगवान पे भरोसा करना है, और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है भाई 5 महीने के लिए। अगर कंसिस्टेंस नहीं हो तो आप दो ही नहीं है इस एग्ज़ाम को। मैं तो अपना एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जो मैं मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करूँगी, बाकी मुझे नहीं पता कौन क्या कहता है। फर्स्ट है हमारी प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंटम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी से हमारे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं।
इससे लास्ट जो हमारा एग्ज़ाम था दिसंबर वाला, उसमें हमारा प्रोबेबिलिटी जो पैराग्राफ आते हैं उसमें हमारे एक पैराग्राफ था वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही था कि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन दे दिया, उसी में से 5 क्वेश्चन पूछ रखे थे उसने। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डिस्क्रिप्ट स्टैटिक्स मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पेरिजेशन कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनता है। सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमारा फर्स्ट पेपर जो रिसर्च है उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट पेपर में जो हमारी इकोनॉमिक्स के साथ जो यूनिट रिलेट करती हैं उसी से जैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि योगा में है तो लॉजिकल रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स या मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए रिसर्च से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिकल ज़्यादा अच्छा आएगा उसमें। जो कम्युनिकेशन वाले हैं उनको कम्युनिकेशन वाले से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। जो जिनका सेकंड पेपर कंप्यूटर साइंस है उनको आईसीटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे कोलैब करके क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पहले एनालाइज करना है कि एनटीए पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही काम करना है। स्टैटिक्स इन्फ्रेंस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ब्लू इम्पोर्टेंट है जी हमारे लिए। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। रैंक या ऑर्डर, वो दोनों में से कोई भी पूछ सकता है और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, रिकर्सिव और नॉन करिसिव, यहाँ से कभी कभी बन जाता है, इतना नहीं बनता है। डिस्क्रीट चॉइस मॉडल एंड टाइम सीरीज एनालाइज से अभी एनटीए पूछने लगा है, ये इम्पोर्टेंट हो गई टाइम सीरीज। तो हमारा ये स्टैटिक्स का पोर्शन था। अभी हम चलते हैं हमारी फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ है हमारी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इसमें सेट्स, फंक्शन, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस और सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स या वेक्टर स्पेस, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर एप्लीकेशंस, इनपुट आउटपुट मॉडल या लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंस या डिफरेंशिएशन इक्वेशन विद एप्लीकेशन। तो इसमें से हमारे जो सेट से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था उसमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा था, तो एडिशन मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग से इनपुट आउटपुट मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैथमेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बेसिक कंसेप्ट एंड एनालिटिक टूल्स करने हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंटी ज़्यादातर क्वेश्चन इंटरनेशनल में यही से पूछता है। इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एक्सचेंज रेट के कंसेप्ट एंड थ्योरी ये कैसे अप्लाई होते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड आर्बिट्रेजर, ये आजकल एनटीए का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है आर्बिट्रेजर वाला, तो ये अच्छे से कर लेना। गेन्स फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड मल्टीप्लायर, ये वाला लास्ट वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लायर, इन सब के फॉर्मूला से हर बार बनता है। ये हमारा इंटरनेशनल का सिलेबस है। साथ में है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या आते हैं। गेट, डब्ल्यूटीओ, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स या ट्रेड पॉलिसी इशू, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डब्ल्यूटीओ के राउंड बताओ, उनको लाइन में लगाओ, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एनटीए पूछता है। नेक्स्ट हमारी 6th यूनिट है पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में आती है मार्केट फेलर, जिसमें कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटी, ये सब आते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कल्यूजन एंड कंज्यूमर वेलफेयर, पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स, इंसिडेंस या इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीए से कि टैक्स कौन सा है, ये प्रोग्रेसिव है नॉन प्रोग्रेसिव है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट से
क्वेश्चन बहुत कम ही बनता है, रेयर ही कोई चांस होता है कि बनता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर, बजट से हमारे जो ये पब्लिक इकोनॉमिक्स में जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं कि फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, प्राइमरी डेफिसिट, तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनता है। फिजिकल पॉलिसी एंड इम्प्लीफिकेशन, पॉलिसी तो चाहे कोई सी भी यूनिट हो, हर यूनिट में हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर हमारा मनी बैंकिंग, बहुत दिखने में छोटी सी यूनिट है लेकिन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। फर्स्ट हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई कैसे होती है, सेंट्रल बैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमर्शियल बैंक, इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन। ये तो कैपिटल मार्केट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है। एक हमारी जो भी इसमें रिलेटेड हमारी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि IBRD हो गया, UTI हो गया, ये सब की जो ये स्टैब्लिश डेट हैं उनसे मैचिंग क्वेश्चन भी आता है, और क्रोनोलॉजी भी कि कौन सा पहले आया था, किसकी स्थापना बाद में हुई थी। मनी बैंकिंग में ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 8th यूनिट, जिसमें हम देखते हैं कि ये बहुत ही बड़ी यूनिट है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुम्पेटर की थ्योरी की अजम्पशन दे देंगे, रोस्टो की बैलेंस अनबैलेंस्ड ग्रोथ किसने दिया, बिग पुश थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडम स्मिथ, रिकार्डो मार्क्स, मतलब इसकी जो भी थ्योरी हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, किसी भी थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर मॉडल हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, रेडोमर मॉडल, सोलो, रॉबिन्सन, कैल्डर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल प्रोग्रेस, डिसएम्बॉडिड और एम्बॉडिड एंडोजीनियस ग्रोथ, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये जी। PQLI, SDI, SDG, इनकी रैंकिंग भी पूछ सकता है कि अभी रिसेंट में इंडिया की रैंकिंग क्या है, इनके जो एलिमेंट्स हैं कि इनको किससे मापा जाता है, मेजरमेंट के, वो भी पूछ सकता है। इनको क्रोनोलॉजी में लगाना भी आ जाता है कि किसने किसको दिया, या मैचिंग भी दे देंगे कि PQLI किसने इस्टेब्लिश की। तो ये सब, ये जितने हमारे इंडेक्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज़ का कंसेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी में आता है हमारा कुछ नेट्स करो, ये सब गिनी कोफिशेंट, ये वाला इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इसमें हमारी जो भी स्कीम वगैरह हैं उनसे भी NT कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है 9th, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफिक। इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक गुड, अभी रिसेंटली हमारा पब्लिक और इन्वायरमेंटल से बहुत सारे क्वेश्चन NT पूछने लगा। पहले ये मतलब बहुत छोटी यूनिट है ये, इनका सिलेबस भी बहुत कम और बहुत कम पूछी जाती थी, लेकिन अभी रिसेंटली इनका एवरेज है जो वो बढ़ती जा रही है पेपर में। मार्केट फेलर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट थ्योरम से हर बार क्वेश्चन बनता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज और कंपनसेशन क्राइटेरिया, जो कि हिक्स एंड कैल्डर ने दिया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन भी इम्पोर्टेंट है जी। कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, फर्टिलिटी क्या होती है, मोर्बिलिटी, मोर्टेलिटी, ये सब जो हमारी NHF है, जो 6 हमारा जो हेल्थ एजुकेशन वाला वो आया है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। एज स्ट्रक्चर क्या है, डेमोग्राफिकल डिविडेंड क्या होता है, लाइफ टेबल से कैसे निकालते हैं हम, और माइग्रेशन। छोटी सी यूनिट है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये ऐसे कोई भी इनमें से टॉपिक नहीं जहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी कवर हो जाएगी, इजी भी है, तो इस पे अपना टाइम आप वेस्ट मत करना, अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल एक बार में ही क्लियर कर लेना। फिर आती है हमारी रैंडम यूनिट, इंडियन इकोनॉमी, जिसका पता ही नहीं है कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कहीं से कुछ भी डाटा NTA पूछ सकता है, लेकिन फिर भी हमें क्या क्या करना है इसमें वो हम एक बार देख लेते। जो इसमें लिखा है इसमें से बिल्कुल कम आता है, ये समझ लो 100 में से 30% जो यहाँ लिखा है इस सिलेबस में से आएगा, 70% जो अदर हमारी जो रिपोर्ट्स है वहाँ से आएगा, जो हम बता देंगे कहाँ से आएगा। फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर क्या है, एग्रीकल्चर पैटर्न, स्ट्रक्चर, ग्रोथ मेजर, चैलेंज, पॉलिसी रिस्पॉन्स, फिर इंडस्ट्री का बताना हमें, फिर सर्विस सेक्टर का बताना। हमारे तीनों सेक्टर जितने भी हैं उनके सब पॉलिसी सब कुछ करना है,
रूरल डेवलपमेंट में कि हमारी इशू क्या है, चैलेंज क्या है, पॉलिसी क्या है, ये सब। अर्बन डेवलपमेंट में इशू, चैलेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर क्या है, किसके साथ कितना हमारा इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट कितना है, मतलब जो भी हमारा करंट अभी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या चल रही है। रिफॉर्म इन लैंड, लेबर एंड कैपिटल मार्केट, लैंड में जो रिफॉर्म हुई थी हमारी उन सब को भी करना है। सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशनशिप, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, अभी 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आया है। इसके साथ साथ हमें जो 5th है वो भी करना है, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन सब से हमारा पेपर बनता है। अभी हम बता देते हैं कि जो हमारे NTA में 90 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन 2 पैराग्राफ आएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन होंगे वे करने होते हैं। 90 क्वेश्चन ये हमारी जो 10 यूनिट हमने बताई इसमें से आएंगी। इंडियन इकोनॉमी में जो भी हमारी करंट अभी जो रिपोर्ट आती हैं उन सब को आपको कवर करना है। जो भी हमारे RBI के द्वारा जो भी रेट होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर हमारा जो 2011 की जनगणना सेंसस, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का जो भी डाटा है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन है, वहाँ से बनते हैं। हमारा जो बजट आता है रिसेंट, हमारा इकोनॉमिक सर्वे, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है, जो जिनका जिक्र हमारे बजट में होता है, वहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 पैराग्राफ, कुछ कोई भी पैराग्राफ दे देंगे, वो आपको 5 नीचे क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से पैराग्राफ को पढ़ के आपको आंसर देना होता है। लास्ट टाइम यही पैराग्राफ था जो कि न्यूमेरिकल आया था एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अब की बार दोनों पैराग्राफ बहुत ही ईजी आए थे। तो ये है हमारा एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न जो कि हमें करना है। इसके बाद बात आती है कि क्या हमें इसके लिए बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो या सेल्फ स्टडी से हमारा हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे कि हमें बैच लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। फिर हमारे टीचर कौन कौन से हैं यूट्यूब पे, क्या हमें टीचर्स से हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ज़्यादा सोर्स नहीं लेने हैं कि इस टीचर से पढ़ लिया, इससे ही पढ़ लिया, इससे ही पढ़ लिया, ये नहीं। आप एक बार आराम से 2-3 दिन जितने भी टीचर हैं यूट्यूब पे सब की वीडियो देखो, जिसकी आपको समझ में आए, किसी दूसरे की मत मानो, क्योंकि हो सकता है उसको उस टीचर की अच्छे से समझ आ रही हो, आपको न आए। जिसकी आपको अच्छे समझ में आती है, पेपर फर्स्ट के लिए भी 1-2 टीचर ही होने चाहिए यूट्यूब चैनल, सेकंड पेपर के लिए भी 1-2 को चूज करो बस, ज़्यादा नहीं ले रहे। जितने ज़्यादा सोर्स होंगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। जितना पीछे PDF के पीछे भागोगे आपका पेपर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। देखो मैं रियलिटी बताती हूँ, फालतू में ऐसे नहीं है कि हाँ लोभ दे दिया, नहीं नहीं, रियलिटी में जियोगे उतना ज़्यादा जल्दी अचीव करोगे। तो अपने सोर्स को लिमिट रखना है, ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी है। चाहे कोई कुछ कहे, ऐसे ही आती रहेंगी वीडियो कि आंसर की आ गई, ये हो गया, फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओनली हार्ड वर्क भी नहीं करना, साथ में स्मार्ट वर्क करना है कि पेपर को टारगेट करके ही पढ़ना है कि जो पूछा जा रहा है क्या हमें वो पढ़ाया जा रहा है। इतना तो आप एनालाइज कर ही सकते हो। अगर आपने MA अच्छे से नहीं की, मास्टर डिग्री में आपने अच्छे से नॉलेज प्राप्त नहीं की, आपका बेस क्लियर नहीं है, तो आपको एक एजुकेटर के अनुसार पढ़ना चाहिए। आपको पता होता है कि वो दे देंगे कि हाँ जी, उसके लिए आपको खुद टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। जो भी बता रखा है वो जो जो कहेगा आपको आँख मीच के उसके ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, अपने सारे डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। जब सब कुछ आपको पता चल जाए इस एग्ज़ाम के बारे में कि ऐसे ऐसे होता है, 6 मंथ में होता है, नेट इतने बच्चों का हो जाता है, JRF के लिए ये कट ऑफ होती है, PhD इतने बच्चों की होती है,
और इसका सिलेबस ये होता है, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न आता है, ये होता है वो होता है। तब तक आपको पूरी सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करो। जब आपको सब कुछ पता चल जाए फिर आप यूट्यूब खोलो, उसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट पेपर के लिए कौन से टीचर बेस्ट हैं, सेकंड के लिए कौन से बेस्ट हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ते हो तो आप यूट्यूब से सीधा डायरेक्ट पढ़ लेना। अगर आपसे नहीं होगा सेल्फ स्टडी से तो आप किसी का बैच ले सकते हो। मैं नहीं कहती कि बैच अच्छा होता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि बैच बुरा होता है, क्योंकि जो काम आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, कई बच्चे होते सेल्फ स्टडी से नहीं होता, जॉब करते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो वो सीधा आते हैं अपनी जॉब पर से डायरेक्ट अपने बैच पे जाते हैं, जो वीडियो अपलोड होती है वो देख लेते हैं, उन्हें एक्सप्लोर नहीं करना पड़ता चीज़ों को। लेकिन अगर आप फ्री हो, सिर्फ इसी को टारगेट मान रखा है कि मैंने दिसंबर का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप खुद से सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। आपको कोई पैसा ज़रूर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सोर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं ये नहीं कहती कि आप हमारे चैनल को प्रीफर करो, जो आपको अच्छा लगे सिर्फ आप उसी से पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को भी वो अच्छा लगे। आपको समझ में आनी चाहिए, टीचर सभी बेस्ट होती है, चैनल सभी बेस्ट हैं, बस आपको देखना है कि वो आपके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं या नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग कंफर्ट हैं या नहीं। तो अपनी जी जान से अभी से तैयारी शुरू कर दो, 5 ही महीने बचे हैं, ज़्यादा समय नहीं है। पहले अपना सारा सिलेबस कवर करो, फिर PYQ सोल्व करो, फिर MCQ सोल्व करो, तब तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप किस पे चाहते हो ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं हम उसी पे वीडियो लेके आएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम आप हमारी अलग से सीरीज़ शुरू करें पेपर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो भी अलग से स्टार्ट कर देंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को भी लाइक करें, ताकि अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। क्योंकि आजकल भटकाने वाले, राह से भटकाने वाले चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन जो रियल होते हैं वो सीधा मुंह पे बोलते हैं। वो थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन सच सच ही होता है। तो आप सभी इसका ध्यान रखें कि किसी भी मोह जाल में नहीं फंसे, सीधा एग्ज़ाम ओरिएंटल पढ़ें और अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहे, पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।